हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू टाइम एडू सर। ये वीडियो क्लास 10th पासिंग या पास्ट स्टूडेंट के लिए है। इसमें आपको क्लास 11th के फिजिक्स के कोर्स स्ट्रक्चर एंड सिलेबस के बारे में पता चलेगा। इसमें आप जानेंगे कि क्लास 11th के फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सा बुक्स पढ़ना है, टॉपिक्स क्या क्या होंगे, चैप्टर्स क्या क्या है, टोटल सिलेबस क्या क्या है। ये सारी बातें आपको जानने के लिए मिलेंगी इसमें। देखो अभी क्लास 10th का बहुत बच्चों का एग्जाम सारे बच्चों का ऑलमोस्ट हो गया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट रीजन के जिनका एग्जाम जो है फिर से लिया जाएगा। बाकी सारे स्टूडेंट का 10th का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम अब नहीं होगा। तो यू ऑल आर वेटिंग फॉर रिजल्ट ओनली। तो रिजल्ट एज सुन एज जब भी आए डजेंट मैटर, बट इट इज नाउ अप्रैल खत्म हो रहा है तो आप लोगों को क्लास 11th स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोर्स स्ट्रक्चर देखते हैं। सीबीएसई ने जो कोर्स स्ट्रक्चर इस बार न्यूली कोर्स स्ट्रक्चर जो डिजाइन किया है वो कुछ इस तरीके से है। देखो अभी हम लोग यूनिट बेस्ड बात करेंगे। पहले देखो यूनिट वाइज जैसे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन। तो ये जो पहला यूनिट है, पहला यूनिट आपको और शुरू का पहला, दूसरा और तीसरा तीन यूनिट को कंबाइनली 23 मार्क्स के सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। ये तीन यूनिट आपको 23 मार्क्स के होंगे। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपको ये बेसिक्स सबसे पहले आप जानेंगे फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, यूनिट एंड मेजरमेंट जानेंगे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक्स। देखो काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है। इसमें आपने जो इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ा होगा ऑलमोस्ट उसी का थोड़ा अपग्रेडेड फॉर्म देखेंगे आप यहाँ पे। ओके, जब थोड़ा सा हम लोग कैलकुलस वगैरह ऐड करके जब इसमें थोड़ा सा एडवांस करते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी मोशन इन प्लेन इट विल बी न्यू फॉर यू, ये नया होगा आप लोगों के लिए। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन भी आपने पढ़ा होगा 9th में, बट हियर वी विल टॉक इन ब्रीफ। इसको हम काफी बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, काफी ज्यादा इसमें पढ़ना होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली पढ़ना है। ओके, सो इसके बाद यूनिट 4 आता है। इसमें वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ते हैं हम लोग। देन आफ्टर यूनिट 5 मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। बेसिकली इसमें सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट दिया जाता है, उसके रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ते हैं हम लोग इसमें। देन ग्रेविटेशन, और उसके बाद है बल्क मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें तीन चैप्टर कंबाइंड है, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्लूइड्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके एक्चुअली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में जैसे थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है, इसके साथ आपको और भी पढ़ना होता है। जैसे ये हमने जो बनाया थर्मोडायनेमिक्स सेक्शन, उसमें आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये सब इसी में पढ़ना है आपको। ओके, इसके बाद लास्ट यूनिट होता है ऑसिलेशन एंड वेव का। इसमें आप पढ़ते हैं ऑसिलेशन के बारे में। अपने पेंडुलम के बारे में पढ़ा होगा कि पेंडुलम कैसे ऑसिलेट करता है, उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होता है, एसएचएम क्या होता है, ये आप समझेंगे यहाँ पे। ओके, देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट वेव्स। तो वेव्स में आप पढ़ेंगे, आपने वेव पढ़ा होगा, साउंड चैप्टर जो पढ़ा होगा आपने क्लास 9th में। साउंड में आपने पढ़ा होगा साउंड इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। दो तरह का वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो कुछ उसी तरीके से इसको इन डिटेल में ब्रीफली आप समझेंगे। ओके, तो ये ओवरऑल 70 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल के लिए होता है। ओके, तो इसमें अभी हम लोग ये बेसिकली 70 मार्क्स का जो सिलेबस होगा उसके ऊपर कवर अप करेंगे। बाकी ये स्कूल बेस्ड होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है ना कि आगे अभी बात करेंगे इसमें तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि कितने चैप्टर्स में हम कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, हमें एक्चुअली कैसे पढ़ना है, किस फ्लो में ये करना है। तो हमारा जो स्टडी स्कीम होगा क्लास 11th के फिजिक्स के लिए, वो कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स जानेंगे कि एक्चुअली फिजिक्स है क्या, ये सब्जेक्ट क्या है। देखो आपने जो अभी तक फिजिक्स पढ़ा, अब जो आप पढ़ेंगे फिजिक्स, इसमें आपका डायमेंशन कंप्लीटली चेंज होने जा रहा है। यहाँ पे आपका सोचने का तरीका बदलेगा। आप नए चीजों को जानेंगे, बहुत ब्रीफली समझेंगे चीजों को, बहुत ज्यादा अलग अलग डायमेंशन से देखने के लिए आपको चीज मिलेगा, बहुत नया चीज सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट से, सबसे बेसिक चैप्टर है। उसके बाद देखो कुछ मैथमेटिक्स जो जरूरत पड़ता है फिजिक्स के लिए, तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 9th में पढ़ा होगा उसको मैं थोड़ा सा इनहांस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है, तो क्लास सॉरी 10th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 10th में पढ़ा है, इसमें और बेहतर तरीके से, जैसे आपने ये नहीं पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि बाकी जो एंगल्स होता है, आपने 90 डिग्री तक का एंगल वैल्यू निकालना जाना होगा कि साइन साइन 0 से लेके साइन 90 तक का वैल्यू क्या होता है। उसके बाद बाकी हम किसी भी वैल्यू पे निकालना जानेंगे कि अगर एंगल यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना बनता है, सेकंड में कितना बनता है, थर्ड फोर्थ, इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को और बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे।
देन दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है क्लास 11th के फिजिक्स के लिए, जो मैथमेटिक्स का टूल सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज कैलकुलस एंड वेक्टर। अगर कहा जाए, अगर इंग्लिश ये फिजिक्स को अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर बोलूं, इंग्लिश सब्जेक्ट बोलूं, तो उसमें ये कैलकुलस और वेक्टर, दे आर एक्चुअली द मीडियम टू स्टडी दैट लिटरेचर। ये दोनों के मीडियम की तरह काम करते हैं, उसके लिए ग्रामर है। अगर ये आप नहीं जानोगे, वेक्टर और कैलकुलस आपने नहीं सीखा अच्छे से, तो यू विल नोट नो द बेसिक फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। जो भी आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, क्योंकि आपने अभी तक जो पढ़ा ऑलमोस्ट स्केलर क्वांटिटीज स्केलर के फॉर्म में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वेक्टर का कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता हमारा, क्योंकि आप जो भी क्वांटिटी पढ़ोगे, जैसे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, जैसे टॉर्क है वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैक्सिमम जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आप इन सब चीजों का स्टडी करते हैं, तो ये सब वेक्टर के फॉर्म में होता है, तो इसका एडिशन डिफरेंट हो जाता है, जनरल एडिशन की तरह काम नहीं होता है यहाँ। तो उसके बाद हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स बेसिकली मोशन में, हमने मोशन को डिफाइन किया, मोशन का चैप्टर जो भी आप पढ़ोगे वो काइनेमेटिक्स में आता है। यहाँ पे दो तरह के मोशन पढ़ते हैं हम लोग, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन को ही 2 डायमेंशनल मोशन बोला जाता है, और मोशन इन 1 डायमेंशन को स्ट्रेट लाइन मोशन बोला जाता है। देखो, मोशन इन 3 डायमेंशन बेसिकली हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन हाँ, अगर आपने 1 डायमेंशन 2 डायमेंशनल मोशन सीख लिया, अच्छे से पढ़ लिया, बढ़िया से समझ में आ गया आपको, तो 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सो देयर आफ्टर देखो, पहले तो डायनेमिक्स, पहले हमने काइनेमेटिक्स देखा कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या बताता है कि कोई भी चीज मूव कर रहा होता है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। कोई बॉडी मूव कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके कंपोनेंट्स को समझते हैं कि उसका वेलोसिटी कितना है, कितना टाइम लगा, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, कितना उसका एक्सेलरेशन होगा। तो ये सब कंपोनेंट, काइनेमेटिकल कंपोनेंट्स को हम लोग जानते हैं। बट एक चीज यहाँ पे जो हम ओमिट करते हैं वो होता है रीजन, कारण, कि क्यों मोशन हो रहा है। कोई बॉडी सपोज v वेलोसिटी से मूव कर पा रहा है, कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रहा है, मूव कर रहा है, कोई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। सो व्हाट विल बी द रीजन, क्यों क्यों करता है कोई बॉडी। कोई बॉडी को आप ऊपर से नीचे गिरा, तो आपने पढ़ा ही कितना देर में ये नीचे चला जाएगा, इसके पास एक्सप्रेशन होता है जी, ये क्यों होता है, ये क्यों नीचे आ रहा है। तो ये बेसिकली जब हम काउज का स्टडी करते हैं, तो देन वी स्टडी अबाउट लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं। आपने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया होगा क्लास 9th में लॉज ऑफ मोशन का, बट यहाँ पे और भी बेहतर तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद, क्योंकि देखो अभी तक आपने बिना वेक्टर के पढ़ा ना, यहाँ पे आपको वेक्टर्स कंपोनेंट्स के बारे में समझ में आएगा कि फोर्स किसी भी बॉडी पे लगता है तो कितने कंपोनेंट्स में ब्रेक होता है, क्या क्या होता है, बहुत डिटेल में आप इसको पढ़ोगे। देन आफ्टर इसी का एक कंपोनेंट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम अलग से पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इसमें काफी कुछ पढ़ना होता है। उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद सर्कुलर मोशन है। देखो सर्कुलर मोशन को मैंने बाद में इसलिए रखा क्योंकि सर्कुलर मोशन से कनेक्ट करेंगे हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स को। उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देखो अभी तक क्या होता है कि हम लोग इंडिविजुअल किसी भी बॉडी को, जैसे मान लो एक ट्रक है, तो हम ट्रक के मास को जानते हैं, ट्रक के वेलोसिटी को जानते हैं, और ट्रक एज अ होल एक बॉडी को, एक पूरा ट्रक को एक पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं कि ये पॉइंट, एक ट्रक जा रहा है ऐसे भी वेलोसिटी के साथ। बट ट्रक इज नॉट जस्ट अ मेयर पॉइंट, एक पॉइंट तो है नहीं ना। अगर मान लो आपके पास बहुत सारा अलग अलग पॉइंट हो, अब ये सब मोशन कर रहे हैं, इन सबका कंबाइंड इस सिस्टम का अगर हमको डायनामिक्स देखना होगा, तो फिर उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देन वी विल गेट द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके बाद फिर आता है रोटेशनल मैकेनिक्स। कोई भी चीज घूमता क्यों है, नाचता क्यों है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स टॉर्क बन जाता है, कैसे बनता है, ये सब हम समझेंगे यहाँ पे। देन द इम्पोर्टेंट ग्रेविटेशन, आपने इसके बारे में 9th में पढ़ा है ग्रेविटेशन क्या होता है, बट इन डिटेल्स को हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑसिलेशन एंड वेव। इस चैप्टर में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्या क्या पढ़ना होता है, वेव में क्या पढ़ोगे, ऑसिलेशन में क्या पढ़ोगे। देन सिंपल हार्मोनिक मोशन, साउंड वेव इसी में पढ़ना है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स। देखो ये हमने जो डिवाइड किया है ना चैप्टर्स को, हम ऐसे ऐसे करके ये सेक्शन हमारा होगा। उसके बाद फिर हम फ्लूइड अलग रखेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी आ जाएगा और फ्लूइड मैकेनिक्स भी आ जाएगा, ओके। देन लास्ट में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को कवर अप करेंगे। सो नाउ व्हाट विल बी द बुक्स प्रीफर्ड, क्या क्या किताब हमें जरूरत पड़ेगी, क्या सब बुक्स पढ़ना चाहिए। देखो वैसे मार्केट में तो आपको ढेरों किताब मिलेंगे, ढेरों 100 100 150 बुक्स, राइट, 100 150 राइटर्स के बुक आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। हर पब्लिकेशन का बुक मिलेगा आपको, बहुत सारा पब्लिकेशन मिलेगा, बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, एलन का, आकाश का, डिफरेंट मटेरियल्स मिलेगा। बट स्टिल स्टिल अभी भी जो स्टैंडर्ड्स किताब है ना कुछ, उनका स्टडी करना, उसको पढ़ना अभी भी बहुत ही बेहतर तरीका है फिजिक्स को समझने का, फिजिक्स को पढ़ने का। सो फॉर माई सेल्फ जो मैं प्रीफर करता हूँ, दिस इज द 2 इंपॉर्टेंट बुक दैट इज मस्ट प्रीफर्ड, जो मस्ट रीड बुक है, ये है एनसीईआरटी, देन कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा। ये 2 किताब आपको,
ये समझ लीजिए कि क्लास 11th का ये आपके लिए बाइबल है। आप इस बुक को जितना बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, जितना बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो 1000 बुक पढ़ने से अच्छा है आधा आधा बार भी एक बुक को नहीं पढ़े आप, थोड़ा थोड़ा करके एक एक पन्ना पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़े। ठीक है, देखो 10 किताब रख लो और एक भी ना पढ़ो, एक चैप्टर इसमें से पढ़ लो, फिर इसमें से पढ़ लो, फिर इसमें से पढ़ लो, 2 स्टैंडर्ड किताब रखो और उसको 10 टाइम्स पढ़ो, दैट इज मोर मोर प्रोडक्टिव। ओके, उसके बाद देखो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, साथ में अगर आपने 11th के साथ कंपटीशन जेई के लिए और नीट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, तो आप इसके साथ, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि क्लास 11th को हम लोग थोड़ा सा सीरियस नहीं लेते, उतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते, सिंसियरली लेते नहीं उसको, क्योंकि 11th का कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होता। तो हमें क्या लगता है ना कि 11th का तो कोई एग्जाम नहीं, 11th से ऑलमोस्ट 12th में सारे बच्चे को प्रमोट कर दिया जाता है, तो हम लोग उसको सीरियसली लेते नहीं, उतना ना ही सिंसियरली लेते। तो बहुत बच्चे का होता है क्या है कि उसमें चलो हम लोग 11 जोड़ के अच्छे से कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन कंपटीशन का प्रिपरेशन तो तभी आप कर पाओगे ना जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। वंस यू हैव क्लियर्ड ऑल ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर नीट एंड जेई, ये देखो डीसी पांडे का बहुत सारा बुक्स आता है, इन्होंने 19 से ज्यादा किताबें लिखी है आईआईटी जेई और नीट के ऊपर फिजिक्स पे। ठीक है, तो इनका मैकेनिक्स करके, ऑसिलेशन वेव करके, थर्मोडायनेमिक्स करके बहुत सारा अलग अलग सेक्शन वाइज भी बुक आता है। बट व्हाट इज प्रेफरेबल कि अगर आपको कंपटीशन के लिए देखना है नीट और जेई के लिए, तो इनका ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर नीट और जेई करके, नीट के लिए अलग आता है, जेई के लिए अलग आता है। अगर आप नीट के लिए कर रहे हो तो ये अलग लो, जेई के लिए कर रहे हो तो जेई के लिए अलग लो। देखो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वर्कआउट एग्जांपल, चेक पॉइंट सब होता है, काफी बेहतरीन तरीके से सेटअप किया गया है इसमें, तो ये काफी यूजफुल है। और इसके साथ आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले लें, वो सब आपको इंक्लूडेड मिल जाएगा, इनफैक्ट मेंस एडवांस तक का आपको इसमें कवर अप मिल जाएगा। देन अगर आप एडवांस लेवल का प्रिपरेशन करते हो, आपने जेई मेंस तक का क्लियर अप कर लिया है, आपको लगता है कि नहीं आई एम नाउ कॉन्फिडेंट कि मैं आगे अब एक स्टेप ले सकता हूँ, तो इसके बाद देखो सिंगेज पब्लिकेशन की बुक आती है, बीएम शर्मा ने लिखा है फिजिक्स की किताब को यहाँ पे। तो ये किताब काफी प्रेफरेबल है एडवांस प्रिपरेशन के लिए, अगर आप एडवांस कर रहे हो तो। उसके बाद बाकी कुछ बुक्स अगर आपको पढ़ना ही है एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए कि नहीं चलो ये सब तो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और बुक हो तो ट्राई करें, बट नॉट प्रेफरेबल। फिर भी अगर अपने बुक स्टॉल को सजाने के लिए रखना है तो रश्मि हैलिडे ले लो, ऐसे ले लो, बहुत सारी किताबें आती है, प्रतीक महेश दिनेश, बट ऑल आर नॉट रिकमेंडेड। सो दो जो सबसे ज्यादा प्रिफर्ड और रिकमेंडेड बुक था वो मैंने बताया। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट शुड बी एन आइडियल रूटीन। देखो सबसे यहाँ पे क्या होता है ना इंपॉर्टेंट, जब हम लोग क्लास 10th से 11th में आते हैं, जब क्लास 10 से जंप करते हैं 11th में, तो क्लास 10th से 11th का जो ट्रांजिशन है ना, ट्रांजिशन है वो काफी बड़ा है। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ एक चीज, आप देखेंगे कि ये आपका क्लास 7 है, ये क्लास 8 है, ये क्लास 9 है, ये क्लास 10 है। आप देखिए दोनों इन सबके बीच का डिस्प्लेसमेंट आपको ज्यादा नहीं दिखेगा। अगर ये क्लास 10th है ना, तो क्लास 11th यहाँ होता है, इतना बड़ा ट्रांजिशन होता है, इतना बड़ा फॉरबिडन गैप है। गैप कहने का मतलब कि 11th का सिलेबस 10th से पहले तक का जो भी आपने पढ़ा है उसके सिलेबस से काफी ज्यादा इसको वास्ट बना दिया जाता है, काफी बल्कि बना दिया जाता है, बहुत बड़ा सिलेबस बना दिया जाता है इसको। ठीक है, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि हम इसको आसानी से कॉप नहीं कर पाते, तो बहुत सारे बच्चे जिनका बेसिक्स थोड़ा वीक होता है, दे गॉट स्ट्रगल, यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रक कर जाते हैं, काफी लोगों को मुश्किल लगने लगता है। थोड़ा सा है भी यहाँ पे समझने का बात, इसलिए क्योंकि क्लास 10th तक आपने जो कॉन्सेप्ट लिया ना, 11th में आके आपको लगेगा कि क्लास 10th तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जो जो चीज आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा दैट विल बी कंप्लीट डिफरेंट थिंग। ठीक है, जैसे कैलकुलस आप एकदम नया चीज सीखोगे, वेक्टर एकदम नया चीज सीखोगे, आपने 10th तक उससे उसके पहले कुछ जाना ही नहीं, कैलकुलस के बारे में कुछ जाना ही नहीं, वेक्टर के बारे में, तो आपके लिए कंप्लीट नया होगा, तो थोड़ा सा डर आ जाता है मन में कि पता नहीं क्या पढ़ना, इतना बड़ा चीज है, बहुत बड़ा पढ़ने का है। सो बहुत ही बड़ा तो नहीं है, बट हाँ एक गैप है फॉर जो हम लोगों ने पढ़ा है, जिस लेवल तक पढ़ा है, और उसके बाद अचानक से इस लेवल पे पहुंचना पड़े, तो जंप मारना थोड़ा कठिन होता है, बट स्टिल वी विल कॉप, हम लोग चढ़ जाएंगे, मूव कर जाएंगे, कर लेते हैं, बहुत लोग करते हैं, सब लोग कर लेते हैं ऑलमोस्ट, तो घबराना नहीं है इस बात के लिए। तो एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आइडल रूटीन का बात कर रहा था मैं, तो देखो आइडल रूटीन के लिए क्या है ना कि यहाँ पे कोई खास ऐसा ये नहीं है कि फिक्स कोई रूटीन आपको बता दिया जाए कि हाँ ये रूटीन है, ये 5 बजे से 5 बजे उठ जाना है, 6 बजे तक आप पूरा अपना काम क्लियर कर लो, ठीक है, डेली एक्टिविटीज, उसके बाद आप 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ो, मॉर्निंग का पढ़ना बहुत अच्छा होता है, फिर उसके बाद ये पढ़ो ये पढ़ो, ऐसा करके। देखो ये सबका अपना अपना बायोलॉजिकल साइकिल है, ठीक है, जिसको जो टाइम सूट करता है ना,
अगर आपको रात में पढ़ना सूट करता है दैट इज बेटर। अगर आपको मॉर्निंग में 4 बजे उठ के पढ़ना सूट करता है दैट इज बेटर फॉर यू। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रेगुलर पढ़ाई करना, ठीक है। उसके बाद जो आपका काम है ना डेली का, अब ये नहीं कि पढ़ाई करना है तो बाकी चीज को हम इग्नोर कर दें। यू कांट इग्नोर ना, आप अपने डेली वर्कआउट को इग्नोर कर सकते हो, ना आप अपने फूड को इग्नोर कर सकते हो, ना अपने स्लीपिंग साइकिल को इग्नोर कर सकते हो। सब कुछ को आपको बैलेंस वे में लेके चलना है। तो ये आप खुद ही डिसाइड करिए कि आपके प्रायोरिटी के हिसाब से आपको पहले क्या करना चाहिए। पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, पहले आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपका घर का कंडीशन कैसा है, रात में पढ़ना प्रेफरेबल है या मॉर्निंग में उठ के पढ़ना प्रेफरेबल है, क्या है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिए। मैं यहाँ पे कोई ऐसा कोई खास रूटीन नहीं बताऊंगा कि हाँ ये करो, ये ज्यादा बेनिफिशियल है, ये रामबाण है, ये कर लिए तो फिर मेरा आईआईटी तो पक्का है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज ऑल सेल्फ मेड थिंग। तो खुद का बनाओ। हाँ, कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी बताऊंगा आगे, जो कुछ एडवाइस क्या होगा इसके लिए। देखो कुछ एक और सवाल आता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि मेरा बेस काफी वीक है और मैथ्स पुअर है। तो मैंने अभी तो काफी डिस्कस किया ना, क्लास 10 से 11th जाने में जो हमारा ट्रांजिशन होता है वो काफी बड़ा होता है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कॉप करना, और खास करके इन स्टूडेंट का तो काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जो बायो के स्टूडेंट होते हैं, जो नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, या मेडिकल की तैयारी जो करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वो 11th में मैथ्स ऑप्ट नहीं करते। और जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं जो मैथ्स ऑप्ट करते हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि मेरा मैथ्स है तो फिजिक्स थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए। और आपको क्या लगता है कि नहीं, मैथ्स हमारे लिए नहीं है, बायो वालों को लगता है कि मैथ्स नहीं है मेरा तो इट इज गोइंग टू बी टफ, फिजिक्स काफी मुश्किल होने वाला है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपका मैथ्स हो बायो हो। बट आप एक चीज समझो, 10th तक आप सबने एक साथ ही एक चीज पढ़ा, सबके लिए करिकुलम क्लास 10th तक सेम था। 10th के बाद 11th में डिफरेंट हो रहा है, ये सबके लिए हो रहा है, नॉट फॉर यू बायो एंड नॉट फॉर यू मैथ्स गाय। ओके, सो आप लोग के लिए अलग अलग ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिक्स में जो है ना मैथ्स वाले के लिए डिफरेंट हो जाएगा और बायो वाले के लिए अलग हो जाएगा। सिलेबस सेम होता है, सबके लिए सेम पढ़ना होता है। तो आपको क्या करना है ना, आपको सबसे पहले अपना मेंटालिटी चेंज करना है कि मैथ्स मेरा नहीं है, या मैथ्स में 11th में नहीं ले रहा हूं तो मेरे लिए मुश्किल होने वाला है। देखो जितना मैथ्स का जरूरत है ना आपको फिजिक्स में, उतना फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, उतना मैथ्स आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है मैथ्स पढ़ने का। बिलीव मी, जितना मैथ्स का फिजिक्स में काम होगा क्लास 11 12 तक, उतना आपको पढ़ाया जाएगा। एंड यू विल नॉट गोइंग टू स्टक इन फिजिक्स ड्यू टू मैथ्स। हाँ, बस यही है कि आपको जो पढ़ाया जाएगा, जो भी आप मैथ्स में पढ़ोगे उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो अपने। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और आप लोगों का दिमाग एकदम थोड़ा सा मेंटालिटी चेंज हुआ होगा कि इस बात को लेके कि हाँ मैथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैथ्स वाले के लिए फिजिक्स आसान होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, बायो वाले भी फिजिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। तो आप बस अपना मेंटालिटी चेंज करिए कि आसान है, हम कर लेंगे मैथ्स। जो जितना मैथ्स का जरूरत है आपको उतना तो पढ़ाया ही जाता है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी बिग टास्क। ओके, सो नाउ द लास्ट फ्यू एडवाइसेस फॉर यू। कुछ एडवाइस है मेरे तरफ से। तो पहला एडवाइस ये है कि देखो अपना रीडिंग जो है ना उसको इम्प्रूव करो और ऑब्जर्वेशन स्किल को इम्प्रूव करो। ये क्या चीज है, देखो क्लास 10 तक या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने आता है अच्छे से, जो काफी अच्छे रीडर होते हैं। तो चलो आपका तो ठीक है, अगर आप बुक्स पढ़ना जानते हो अच्छे से, आप हैबिचुअल हो बुक पढ़ने के लिए, काफी बुक पढ़ लेते हो, और कुछ सीखना होता है तो बुक में ढूंढ के सीख लेते हो, ठीक है। अगर कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, कोई नया कंसेप्ट जानना है तो आप बुक्स पलटते हो और बुक्स में से सीख लेते हो, ठीक है। जो भी कंसेप्ट क्लियर करना है बुक पढ़ के कर लेते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको एक सेंटेंस पढ़ने में दिक्कत होता है और उसको समझने का तो बात ही छोड़ दो, एक लाइन अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट मैं सीबीएसई के काफी बच्चों का बात बताता हूँ। सीबीएसई के काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बुक्स को सही तरीके से रीडिंग नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते, समझना तो दूर की बात है। तो अब देखो क्लास 11th में आ रहे हो, आपको काफी पढ़ना है, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा पढ़ना होगा तो आप, होता क्या है ना, देखो मैंने बताया ये ट्रांजिशन इतना बड़ा है कि आप बस टीचर्स के भरोसे नहीं रह सकते। अगर आप बस टीचर्स के भरोसे रहोगे या किसी वीडियोस कोर्स के भरोसे रहोगे वहां से सारा कुछ मिल जाए, तो एवरीथिंग यू आर नॉट गोइंग टू गेन फ्रॉम देयर। ओके, टिल कि आपका 10th तक बहुत बेहतर आपने किया है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेसिक है आपका, आपने 10th से पहले ही कैलकुलस पढ़ लिया, वेक्टर पढ़ लिया, तो फिर डिफरेंट इशू है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल एवरेज बच्चे हैं उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप रीडिंग हैबिट मजबूत करिए, और अभी से कम ये सोच के चलिए कि डेली मुझे 4 से 5 पेज जो है ना डेली पढ़ना है, डेली, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग है, अगर फिजिक्स को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे तो काफी मजा आने वाला है पढ़ने में। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करना। देखो ऑब्जर्वेशन स्किल क्या है,
फिजिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। जितना आप ऑब्जर्वेशन करना जानोगे ना, जितना ऑब्जर्वेशन आपका बढ़िया होगा, उतना स्ट्रांग आपका फिजिक्स होगा। क्योंकि कोई भी डिस्कवरी हुई है ना अभी तक, कोई भी साइंटिस्ट, कितने भी साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरी किया, जो भी लॉज बनाया, जितने भी थ्योरम्स आपके पास है, ऑल थिंग्स आर जस्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड। हमने देखा देखा देखा, देख देख के पैटर्न को गेस किया, ठीक है, उसके बाद उसके पैटर्न को समझा और उसके लिए कुछ लॉज बना दिया। सपोज करो कि न्यूटन ने कैसे गेस किया, क्योंकि ये एप्पल तो सबके सामने पहले से गिरा ना, लेकिन न्यूटन को ऐसा सवाल आया मन में कि ये क्यों गिरा, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, तो उनका ऑब्जर्वेशन स्किल स्ट्रांग था। सब लोगों के सामने ऐसा होता था, लेकिन लोगों ने ये चीज देखा नहीं पहले, लोगों के मन में ये ऑब्जर्वेशन नहीं आया, सोचा नहीं लोगों ने, ठीक है, तो सब नहीं कर पाता ऐसा। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना ऑब्जर्वेशन स्किल को स्ट्रांग करना है। जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगा आपका, किसी भी चीज को देखो तो वहां पे सवाल करो कि ये क्यों हो रहा है, आखिर क्या इसका पीछे के स्टेप से कुछ लेना देना है, लिंक अप करना शुरू करो, लिंक करो, एक इवेंट को दूसरे इवेंट के साथ लिंक करो, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, अच्छा इसका कारण ये हो सकता है क्या, क्या इसका कारण ये हो सकता है। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन स्किल को स्ट्रांग कर सकते हो। उसका नेक्स्ट पॉइंट इज रीड विथ इंटरेस्ट। जो भी पढ़ो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। इसलिए नहीं कि क्लास 11th है, कोई वैल्यू नहीं है इसका, एग्जाम नहीं होना तो बस पढ़ दिए, ऐसा नहीं करना है, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आप बुक्स जब पढ़ोगे ना, तो धीरे धीरे करके इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। देखो, रेगुलरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने कहा ना, कोई आइडल रूटीन का जरूरत नहीं है। आप बस ये सोच लो कि मुझे डेली का जो पढ़ना है ना फिजिक्स में, अगर 2 घंटा ही डेली मुझे पढ़ना है, तो इट शुड बी डेली, रेगुलर होना चाहिए। अब ये नहीं कि 5 दिन 8-8 घंटा पढ़ लिया लगातार, अगला 5 दिन पूरा एकदम से गैप मार दिए, सो इट इज नॉट गुड। तो आप छोटा सा गोल रखें, लेकिन उसको फिनिश करें। डेली का 2 घंटा का ही गोल हो कि 2 घंटा आज मुझे फिजिक्स पढ़ना है, एंड यू हैव टू फिनिश इट, उसको खत्म करने का। ये गजब का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। इस चीज को ट्राई करिए, ओके। देन लास्ट, डोंट टेक इट इजी। देखो, ये बस ये मत सोचो कि इट इज जस्ट क्लास 11th। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा आपको सीरियस हो जाना है कि बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, ये है क्लास 11th में क्या होगा नहीं होगा। सीरियस नहीं होना, यू हैव टू बी सिंसियर। आपको सिंसियर बनना है। सिंसियर का मतलब क्या होता है कि समझो, जानो, अपने सेंस का यूज करो और तरीके से काम करो, ठीक है। अब बहुत ज्यादा प्रेशर लेके नहीं पढ़ने का, इंटरेस्ट लेके पढ़ने का, कॉन्शियस होके पढ़ना है, अवेयर होके पढ़ना है, ठीक है, ओके। सो दिस इज द लास्ट ऑफ द वीडियो गाइस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगा वो वीडियो तो लोगों को बताएं जो क्लास 11th में आपके साथ है, जिन्होंने क्लास 10th का एग्जाम दिया है इस बार, जिन्हें इसका नीड हो, शेयर करें। एंड अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑल।